हे फोक्स, दिस इज शिवेन बर्गे एके शिविश एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम 5 कॉन्स्पिरेसी थेरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे हिसाब से सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो दुनिया का पहला प्लेन है वो राइट ब्रदर्स ने नहीं लेकिन एक इंडियन ने बनाया था। इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे जो फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ है वो फास्ट फूड इसीलिए बनाते हैं ताकि हम फैट रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे एरिया 51 जहाँ पर लोग मानते हैं कि एलियंस का आना जाना रहता है, एलियंस से कांटेक्ट होता है, वो एक डिकॉय है और असली चीज़ें तो कहीं और ही हो रही है। इस वीडियो में हम सिमुलेशन थ्योरी के बारे में भी बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे टाइटैनिक मूवी टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है। सो हमारी पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से जो दुनिया का पहला प्लेन है वो राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया था लेकिन एक इंडियन ने बनाया था। शिवकर बापूजी तरपदे, जिन्हें लोग कहते हैं कि उन्होंने दुनिया का सबसे पहला प्लेन बनाया था, उन्होंने अपना प्लेन का नाम मरुत्सखा रखा था, मतलब हवा का दोस्त। इनके हिसाब से इन्होंने जो पहला प्लेन बनाया था वो महर्षि भरद्वाज के वैमानिक शास्त्र से लिया हुआ था। जहाँ राइट ब्रदर्स ने अपना पहला प्लेन 1903 में बनाया था, वही शिवकर बापूजी तरपदे ने अपना प्लेन 1895 में बनाया था। अकॉर्डिंग टू प्रताप बेलकर, इनका जो प्लेन था वो मर्क्यूरी की मदद से उड़ता था। और अगर हम हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स में देखें तो जो एंशिएंट टाइम में जो देवों के प्लेन्स थे वो मर्क्यूरी की मदद से ही उड़ते थे। अगर आप देखोगे तो 1895 और 1903 में सिर्फ 8 साल का फ़र्क है। तो इतने कम समय में दो लोगों ने कैसे एक प्लेन बनाया? तो शायद से उनका जो प्रोजेक्ट था वो शायद से राइट ब्रदर्स के हाथों लगा होगा और फिर राइट ब्रदर्स ने दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन बनाया होगा। अब अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट थ्योरी, हमारी जो फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ है वो फास्ट फूड इसीलिए बनाती है ताकि हम फैट रहे। अब ये थ्योरी आपको थोड़ी सी क्रेजी लग रही होगी, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो सुन के आपको भी इस बात पे बिलीव होगा। अब हम सबको पता है कि फ़ास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करने से फैट्स बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फ़ास्ट फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब वो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फ़ास्ट फूड में 2 एडिक्टिव केमिकल्स मौजूद होते हैं, केसिन और MSG। केसिन को तो फास्ट फूड का निकोटाइन भी कहा जाता है, मतलब वो इतना एडिक्टिव होता है। तो ये 2 जो केमिकल्स होते हैं इनकी वजह से फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब ये जो कंपनीज़ है ये फास्ट फूड में इतना ज़्यादा एडिक्टिव केमिकल्स क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर ये इतने एडिक्टिव केमिकल्स डालेंगे तो फूड बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाएगा और जिसकी वजह से हम उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और उससे इन लोगों का ही प्रॉफिट होने वाला है। तो अब ये तो हमें समझ आ गया कि ये लोग इसमें इतना ज़्यादा केमिकल इसलिए डालते हैं ताकि वो फूड एडिक्टिव हो जाए और उसे हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें जिससे इनका प्रॉफिट हो जाए। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम लोग फैट हो जाए? अब इस बात को ध्यान से सुनो। अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करेंगे और हम फैट हो जाएंगे तो हम हमारा फ़ैट कम करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। और अभी सबसे ज़्यादा फैट कम करने वाली प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कौन सी है? एक्सरसाइज चाहे जो भी हो, बेहतर रिजल्ट्स के लिए साथ में लो ग्रीन टी जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाए और बॉडी फैट घटाए। लिप्टन ग्रीन टी। यस, लिप्टन ग्रीन टी। अब ये जो लिप्टन ग्रीन टी है ये लिप्टन कंपनी का एक प्रोडक्ट है। गेस हु ओन्स लिप्टन कंपनी? यस, लिप्टन को पेप्सी ओन करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फास्ट फूड इंडस्ट्रीज। सबसे पॉपुलर फास्ट फूड इंडस्ट्रीज कौन सी है? डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल, KFC, बर्गर किंग, बहुत सारे फास्ट फूड इंडस्ट्रीज पॉपुलर है। अब हम इनमें से सिर्फ 3 फास्ट फूड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। पिज़्ज़ा हट ₹99 में रोज खाएं सबसे टेस्टी पिज्जा। टैको बेल, Taco Bell's crispy potato, made from the finest potatoes and filled with fresh veggies, cheddar cheese, and signature sauces. The crispy potato, potato made great. और KFC। The all-new range of special KFC burgers, starting at just 69. Guess who owns Pizza Hut, Taco Bell and KFC? Yes, it's owned by Yum Brands. अब Yum Brands जो कंपनी है वो इन 3 कंपनीज की एज अ पेरेंट कंपनी बनाई गई थी एक बहुत बड़ी कंपनी ने।
एंड गेस विच कंपनी इज डेट? यस, पेप्सिको। पेप्सिको ने ही यम ब्रांड्स को बनाया है, जो 3 सबसे पॉपुलर फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ की पेरेंट कंपनी है, और लिप्टन की भी पेरेंट कंपनी पेप्सिको ही है। मतलब आप समझ लो, आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाओगे जिससे पेप्सिको को प्रॉफिट होने वाला है, और आप लिप्टन ग्रीन टी पियोगे अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, जिसका फ़ायदा भी पेप्सिको को ही होने वाला है। अब हमारी जो नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसके हिसाब से एरिया 51 जो है वो सिर्फ एक डिकॉय है, और असली चीज़ें जो है एलियन से कांटेक्ट और वो सब किसी और जगह पे हो रहा है। अब एरिया 51 की जो कंट्रोवर्सी है वो एरिया 51 की एग्जिस्टेंस रिवील होने से पहले ही बहुत चालू है, लेकिन फिर भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी एरिया 51 की एग्जिस्टेंस को रिवील क्यों किया? अगर आप प्रूफ्स देखोगे कि एरिया 51 जो है वो एक एलियन बेस है, तो ये जो प्रूफ है ये अनडिनाइबल है। मतलब देयर हैज़ टू बी एलियन बेस, वहाँ पर एलियन बेस है, लेकिन फिर भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने एरिया 51 की एग्जिस्टेंस को रिवील कर दिया है लोगों के सामने। ऐसा क्यों? क्योंकि अब उनको इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एक एलियन बेस है एरिया 51 के अलावा भी, जहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है, और एरिया 51 जो है वो सिर्फ एक डिकॉय है ताकि लोगों का ध्यान असली जगह से निकले। अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है उसके हिसाब से हम लोग सिमुलेशन का पार्ट है। हम ये जो पूरी दुनिया है ये एक सिमुलेशन है और ये असली दुनिया नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम खुद सोच सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, मैं ऐसे हाथ हिला सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग एक सिमुलेशन का पार्ट है? अब आप इस बात को सोचो, पहले के समय में मॉनिटर्स अलग आते थे, सीपीयूज़ अलग आते थे, स्पीकर्स अलग आते थे, कैमरा अलग आता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही डिवाइस में मौजूद है, एक फ़ोन। तो आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो एक्सपोनेंशियली हुआ है, तो सिमुलेशन का विकास क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम ऐसा सिमुलेशन नहीं बना सकते जिसमें लोग खुद से सोच सकते हैं और वो जो एक्सपीरियंस करे उनको वो फ्री विल लगे? अब आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपको भी विश्वास होगा कि शायद से हम लोग एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया में कोडिंग की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, इसलिए सब लोगों को एक बेसिक आइडिया आ गया है कि कोर्स जो है वो एक ऐप को गाइड करते हैं कि उसको कैसे प्रोग्राम करना है, एक गेम को गाइड करते हैं कि उसको कैसे प्रोग्राम करना है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। आपको एक गेम बनानी है जो बहुत रियलिस्टिक हो, तो आप उसको रियलिस्टिक कैसे बनाओगे? उसमें ऐसे प्रोग्राम्स ऐड करोगे जो रियल लाइफ लॉज को फॉलो करते हैं, जो फिज़िक्स को फॉलो करते हैं, जो ग्रेविटेशन को फॉलो करते हैं, सिर्फ कुछ कोड्स डाल के। और अगर आप उसमें ऐसे कोड्स डालोगे ग्रेविटेशन, फिज़िक्स, तो वो उस गेम में ग्रेविटी और फिज़िक्स काम करने लगेगी। अब इसका कंपैरिजन आप अपने रियल लाइफ से कीजिए। हमारा जो यूनिवर्स है वो कुछ लॉज फॉलो करता है, ग्रेविटेशन, फिज़िक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बहुत कुछ ऐसे लॉज फॉलो करता है। वो ऐसे लॉज क्यों फॉलो करता है? इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है कि वो ऐसा ये सब लॉज जो है वो क्यों फॉलो करता है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि हमारा जो यूनिवर्स है उसको कुछ प्रोग्रामिंग की है जिससे वो ऐसे कुछ सर्टन लॉज फॉलो करता है। अब ये बात अगर आप सोचोगे तो आपको भी विश्वास होगा कि शायद से हाँ, हम एक सिमुलेशन का पार्ट है और हमको ऐसे प्रोग्राम किया है कि हम ऐसे बिहेव करेंगे या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे। अब मैं आपको और कुछ प्रूफ देने वाला हूँ, लेकिन उस प्रूफ को सुनने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। हमारा जो रिलीजन है वो भी काफ़ी हद तक बोलता है कि हम एक रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो गॉड की विल से हो रहा है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि हमारा जो वर्ल्ड है वो गॉड्स ने बनाया है और जो गॉड्स है वो हमें गाइड करते हैं कुछ कोड्स की मदद से कि हम कैसे बिहेव करने वाले हैं। अब गेम्स में कैसा होता है, गेम्स में आप जो देख रहे हो वो ही सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है और जो आप नहीं देख रहे हो वो जगह एग्जिस्टेंस में नहीं है। शायद से ऐसा रियल लाइफ में भी है कि आप जो देख रहे हो वो ही सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और जो आप नहीं देख रहे हो
वो चीज़ें एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बहुत से प्रूफ्स भी है। तो इन सब एविडेंस के बाद ऐसा ही लगता है कि शायद से हमारी जो दुनिया है वो एक सिमुलेशन है और ये कोई रियल लाइफ नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। शायद से हमारे साथ जो इंसिडेंसेस होते हैं वो इस सिमुलेशन में ग्लिच आने की वजह से होते हैं और इसीलिए हमें ऐसे कोइंसिडेंस देखने मिलते हैं। अब इस थ्योरी के हिसाब से टाइटैनिक मूवी जो है वो टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है और जैक जो इसका एक मेन कैरेक्टर है वो एक टाइम ट्रैवलर है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुन के आपको भी ऐसा ही लगेगा कि यस, शायद से ये जो मूवी है वो टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है। अब इस मूवी में एक सीन था जिसमें रोज़, इस मूवी के एक कैरेक्टर, सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और जैक ने उसे सुसाइड करने से बचाया। जब वो उसको बचा रहा था तब उसने ऐसा कुछ डायलॉग बोला था, We went ice fishing out on Lake Wissota. अब जो लेक विसोटा है वो एक मैनमेड लेक है जो 1915 से 1917 के बीच में बनाई गई थी। लेकिन ये जो इंसिडेंस है ये 1912 का इंसिडेंस है। अब जैक ने लेक विसोटा को 1912 से पहले ही कैसे विज़िट किया, जबकि तब तो वो लेक थी ही नहीं, तब वो लेक बनाई ही नहीं गई थी। इस मूवी में जैक ने एक बैग भी पहनी हुई है। अब ये जो बैग है उसको मूस बैग कहते हैं और ये 1939 में इन्वेंट हुई थी। मतलब अगर भी वो लेक विसोटा के बारे में झूठ बोल रहा है फिर भी उसके पास 1939 की एक बैग 1912 में ही कैसी आई। अब सवाल ये आता है कि जैक ने टाइम ट्रैवल क्यों किया था, और अगर उसने टाइम ट्रैवल किया ही है तो उसने टाइटैनिक शिप को डूबने से क्यों बचाया? क्या वो चाहता था कि शिप वहाँ पर डूबे? एंड इसका आंसर इज़ यस, वो चाहता था कि वो शिप वहाँ पर डूबे। अब ये क्यों, इससे ये बताने से पहले मेरी इस बात को सुनिए। अब इस मूवी में जो सीन है जिसमें जैक ने रोज़ की जान बचाई थी, क्या होता अगर वो रोज़ की जान नहीं बचाता? अगर वो रोज़ की जान नहीं बचाता तो रोज़ वहाँ से कूद जाती, और अगर वो वहाँ से कूद जाती तो उसके किसी दो फैमिली मेम्बर को पता चलता कि रोज़ लापता है, वो शिप में मौजूद नहीं है, और फिर वो शिप के क्रू मेम्बर्स को बताते हैं कि रोज़ इस शिप पे नहीं है, वो कहीं गुम गई है। और अगर ऐसा होता तो जो शिप के क्रू मेंबर्स है वो शिप को टर्न करते और पीछे ले जाते, वहाँ ले जाते जहाँ पर रोज़ गायब हो गई थी, और फिर वहाँ पर उसका सर्च ऑपरेशन चालू हो जाता। अब ये जो सर्च ऑपरेशन है उसको बहुत समय लगता, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा अज्यूम करते कि सर्च ऑपरेशन को सिर्फ 1 घंटा लगा। अब 1 घंटा ढूंढने के बाद वो शिप को फिर से टर्न करेंगे और फिर से वो अपने रास्ते से साउथहैम्पटन के लिए रवाना होती। अब जो आइसबर्ग्स होते हैं वो 1 घंटे में 0.7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी, डिपेंडिंग ऑन द ओशन करंट। मतलब ये जो आइसबर्ग्स है वो अपने रास्ते से हट जाएंगे और फिर टाइटैनिक शिप सही सलामत साउथहैम्पटन के लिए रवाना हो जाएगी। मतलब 1500 लोग डूबने से बच जाएंगे अगर जैक रोज़ की मदद नहीं करता है तो। लेकिन फिर भी जैक ने रोज़ की मदद क्यों की? अब इसके लिए मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अब टाइटैनिक शिप जो है वो साउथहैम्पटन के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन वो वहाँ पर सही सलामत नहीं पहुँचेगी। रास्ते में ही उसको जर्मन नेवी जो है वो अटैक करके डुबा देगी। अब ये मैं आपको रैंडमली नहीं कह रहा हूँ। May 7, 1915 में RMS लुसिटेनिया नाम की एक शिप थी जो आयरलैंड के लिए जा रही थी, लेकिन आयरलैंड में पहुँचने से पहले ही उसको जर्मन नेवी ने अटैक करके डुबा दिया था। अब ये जो RMS लुसिटेनिया है उसको इस जगह पे डुबा दिया गया था और ये रहा टाइटैनिक का रूट। मतलब जहाँ पर RMS लुसिटेनिया को डुबाया था उसके पास ही है टाइटैनिक शिप का रूट। तो जो जर्मन नेवी है वो टाइटैनिक शिप को भी अटैक करके डुबा देंगे। अगर टाइटैनिक शिप को डुबा दिया गया तो अमेरिका जो है वो बहुत जल्द ही वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर करेगी। लेकिन अमेरिका के जो सोल्जर्स है वो बहुत लेस एक्सपीरियंस्ड है, जबकि जर्मन के जो सोल्जर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और जर्मन सोल्जर्स की साइज़ भी अमेरिका के सोल्जर साइज़ से 20 टाइम्स ज़्यादा है। अब रियल लाइफ में अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने एक कैंपेन लीड किया था जिसे प्रिपेयर्डनेस मूवमेंट कहते हैं। इसमें अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया था। प्रिपेयर्डनेस मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इंक्रीज साइज ऑफ मिलिट्री, ट्रेन सोल्जर्स थरोली और अपडेट इक्विपमेंट। प्रिपेयर्डनेस मूवमेंट जो था उसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब अगर अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में अपने इनिशियल स्टेज में ही एंटर करेगी तो जो प्रिपेयर्डनेस मूवमेंट में जो उनको फ़ायदा हुआ था वो नहीं होगा
और अमेरिका बहुत गंदी तरीके से मारी जाएगी जर्मन के हाथों। अब अगर अमेरिका वॉर में हार जाएगी तो शायद से 1 मिलियन के आसपास लोगों की लाइफ्स चली जाएगी, और जिसके हिसाब से अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। शायद से वो सबसे पहले मून पे भी लैंड ना करे, और इस वजह से जैक ने टाइम ट्रैवल किया ताकि वो रोज़ को बचा सके। और रोज़ को बचा के 1500 लोगों की जान तो चली जाएगी, लेकिन 1 मिलियन के आसपास लाइफ्स बच जाएगी। That's it for this वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है अब तक तो।